नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अपना जो मेजर टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और इस टॉपिक के अंतर्गत रेगिस्तान की विशेषताएं चल रही है। रेगिस्तान की विशेषताओं में आखिरी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्षा के आधार पर रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक शुष्क प्रदेश या शुष्क रेगिस्तान और दूसरा है अर्ध शुष्क रेगिस्तान। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल यानी 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल कहलाता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अब वहां पर आपने देखा है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये दो वर्षा रेखाओं का निर्माण होता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। साथ ही हमने देखा था कि लास्ट टाइम एचएम का एग्जाम हुआ था। उस एचएम के एग्जाम में वहां पर सेंटीमीटर में नहीं दी वर्षा रेखा को और एमएम में दे दी, मिलीमीटर में दे दी। तो अपने ये भी बात कर ली थी कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के स्थान पर 250 mm भी आ सकता है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के स्थान पर 500 mm भी आ सकता है। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। अब उससे आगे की बात करते हैं। देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उस अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखो। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं में विभाजित किया गया है। लिख देता हूं, पूरा किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है वो है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। दूसरा भाग है वो है शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र दूसरा भाग हो गया। तीसरा जो भाग है वो है नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि। और जो चौथा भाग है वह है लूनी बेसिन। इस तरह से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, नागौर की उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अब ये जो 4 भाग है, यहां से भी कौन कौन से मेजर क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो अपने को देखना है। तो देखो, सबसे पहला भाग देख लेते हैं, घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते चलते हैं अपन। घग्गर के मैदान में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो घग्गर का मैदान है, इस घग्गर के मैदान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर के मैदान को राजस्थान में बग्गी कहा जाता है। राज्य में बग्गी कहा जाता है। घग्गर के मैदान को राजस्थान में क्या कहा जाता है? बग्गी कहते हैं। ठीक, इसके बाद में देखो, घग्गर के मैदान से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सेम की समस्या से। सेम की समस्या राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? सबसे पहले सेम की समस्या राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, इस चीज को समझने के लिए ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सेम की समस्या कहते किसे हैं। तो देखो, सेम की समस्या किसे कहा जाता है? वातावरण में हुए बदलाव के कारण भूमि का दलदलीकरण होना या दलदली भूमि में बदलना, उसे क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। हम देखते हैं कि खेत में जब फसलें बोई हुई होती है, उसमें जब सिंचाई करते हैं, पानी पिलाते हैं फसलों को, तो खेत का कुछ हिस्सा उसमें पानी भरा हुआ रह जाता है, पानी सोखता ही नहीं है और भूमि धीरे धीरे दलदलीकरण हो जाता है, दलदली का रूप ले लेती है। उसी को ही सेम की समस्या कहा जाता है। अब ये सेम की समस्या राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? ये क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक सेम की समस्या, सर्वाधिक सेम की समस्या राजस्थान में कहां पर पाई जाती है?
हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। अगर जिला पूछे तो सर्वाधिक सेम की समस्या राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, और अगर स्थान पूछ ले तो हनुमानगढ़ का बडोपल गांव, हनुमानगढ़ के बडोपल गांव में, बडोपल गांव में सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के बडोपल गांव में पाई जाती है। अब इस सेम की समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, सेम की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सफेदा के पौधे लगाने चाहिए। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सफेदा, सफेदा एक पौधा पेड़ आता है, रोड के किनारे आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बहुत सारे इसकी खेती भी करते हैं, ठीक है। इसे सफेदा ही बोला जाता है, सफेदा का पेड़ है एक, ठीक है। तो सफेदा का पौधा लगाना चाहिए। और इसी सफेदा का एक और नाम मिलता है यूकेलिप्टिस। इसे और क्या कहते हैं? यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस। सेम की समस्या से निजात पाने के लिए, इसे दूर करने के लिए सफेदा या यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। यह ध्यान रखना है कि सेम की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सफेदा या फिर यूकेलिप्टिस के पौधे लगाने चाहिए। या इसके अलावा और क्या है? तो जिप्सम की खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिप्सम की खाद का प्रयोग। ये दो चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है कि सेम की समस्या से निजात पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो आपको सफेदा के पौधे, यूकेलिप्टस के पौधे और एक जिप्सम की खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगला यहां से और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। सेम की समस्या के बारे में बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़, सफेदा का पेड़, यूकेलिप्टिस और जिप्सम की खाद का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका दूसरा जो भाग है अर्धशुष्क मरुस्थल का, वो है नागौर की शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र से कौन सा क्वेश्चन आता है वो देखो। शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, अंतःप्रवाही क्षेत्र, शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि शेखावाटी में जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, शेखावाटी में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है? चूना मिश्रित मिट्टी होती है, चूना मिश्रित मिट्टी। और चूना मिश्रित मिट्टी जो होती है इसे क्या कहते हैं? तो चूना मिश्रित मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक चूना मिश्रित मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावाटी में पाई जाती है। चूना मिश्रित मिट्टी को क्या कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, लेटेराइट के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है बीड़। बीड़ किसे कहा जाता है? एक आता है बीड़ा, बीड़ा किसे कहा जाता है? एक शब्द आपका है बरेड़, बरेड़ क्या हो? और एक होता है बीहड़, बीहड़ किसे कहा जाता है? ये चारों ही शब्दावली यहां से पूछे जाते हैं। देखो, बीड़ किसे कहा जाता है? तो बीड़ कहा जाता है शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान, शेखावाटी के घास के मैदान, शेखावाटी के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़ कहा जाता है। घास के मैदान चारागाह, वैसे भी गांवों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, निवासी होते हैं, वो गांव में जब गाय भैंसों को चराने जाते हैं, जानवरों को, पशुओं को चराने जाते हैं, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि बीड़ में जा रही हूँ, बीड़ा में जा रही हूँ, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो बीड़ या बीड़ा क्या होता है? घास के मैदान होते हैं। प्रॉपर क्षेत्र विशेष ध्यान में रखना है। शेखावाटी के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। बीड़ा किसे कहते हैं? तो ढूंढाड़ में पाए जाने वाले घास के मैदान को बीड़ा कहा जाता है।
ढूंढाड़, ढूंढाड़ में पाए जाने वाले घास के मैदान, ढूंढाड़ में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ा कहा जाता है। अगला है कि बरेड़ किसे कहा जाता है? बरेड़, तो बारा में पाए जाने वाले घास के मैदान को बरेड़ कहा जाता है। बारा प्रॉपर शब्द याद रखना है अपने को, क्षेत्र ही, यहां से क्षेत्र ही क्वेश्चन, क्षेत्र से संबंधित ही क्वेश्चन आता है। बारा के घास के मैदान, घास के मैदान। ऐसा ही आखिरी क्लास में आपने देखा कि बेरा किसे कहा जाता है, बेरी किसे कहा जाता है, सेजा क्या होता है और जोहर क्या होता है। तो उसमें हमें पता है कि बेरी यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे कुएं को बेरी कहा जाता है। ढूंढाड़ में जो कुएं पाए जाते हैं उन्हें बेरा कहा जाता है। शेखावाटी में जो कुएं पाए जाते हैं उन्हें जोहर कहा जाता है। और मेवाड़ क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं उन्हें सेजा कहा जाता है। उसी प्रकार की शब्दावली यहाँ पर आती है, ध्यान रखना। बीड़ यानी शेखावाटी के घास के मैदानों को कहा जाता है, बीड़ा यानी ढूंढाड़ के घास के मैदानों को कहा जाता है, और बरेड़ यानी बारा में पाए जाने वाले घास के मैदान को बरेड़ कहा जाता है। अब बच गया आपका बीहड़। बीहड़ किसे कहते हैं? तो बीहड़ कहते हैं, देखो चंबल नदी के द्वारा, जो चंबल नदी के प्रवाह के द्वारा जो मिट्टी के कटाव होने से जो गर्त बन जाते हैं, जो गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें बीहड़ कहा जाता है। और यहां से ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र प्रॉपर सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। अगर दो जिलों का जोड़ा पूछ ले तो धौलपुर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन सी नदी के द्वारा सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है? ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो फिर चंबल नदी, चंबल नदी के द्वारा ही सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखो बीहड़ क्षेत्र क्या हो गया? चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी द्वारा मिट्टी का कटाव करने से, मिट्टी का कटाव करने से, कटाव करने से बने गड्ढे, बने गड्ढे क्या कहलाते हैं? बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में। देखो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र, सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर व धौलपुर, सवाई माधोपुर व धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र सवाई माधोपुर और धौलपुर में पाए जाते हैं। कौन सी नदी के द्वारा सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। ये हो गया आपके शेखावाटी अंतर प्रवेश क्षेत्र से बनने वाले क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा जो भाग है अर्धशुष्क मरुस्थल का, वो है नागौर की उच्च भूमि। वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। नागौर की उच्च भूमि अगला पॉइंट है आपका, या अगला डिवाइडेशन है इसका, अगला भाग है नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कुबर पट्टी वाला, और वो भी काफी बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो नागौर जो जिला है मित्रों, नागौर जिले में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और फ्लोराइड युक्त पानी को पीने से वहां के जो निवासी हैं उनमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग होने के कारण उनकी हड्डियों में बांकपन, टेढ़ापन, दांत का पीला पड़ना वगैरह वगैरह हो जाते हैं। और इसीलिए अजमेर को स्पर्श करते हुए नागौर के भाग में सर्वाधिक कुबर पट्टी पाई जाती है। यही क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। देखो नागौर की जो उच्च भूमि है, नागौर जिले में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। नागौर में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है।
फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। इस जल को पीने से वहां के निवासियों में कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। वहां के निवासियों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है फ्लोराइड युक्त जल को पीने से। फ्लोरोसिस क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। और इस रोग के कारण क्या होता है? हड्डियों में बांकपन उत्पन्न हो जाता है। हड्डियों में बांकपन, टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है। उनके दांत वगैरह पीले पड़ने लगते हैं, हड्डियों में बांकपन हो जाता है। और हड्डियों में बांकपन होने से कुबड़पन निकलने आता है, लगता है। और सामने लोगों को ऐसे कुबड़पन, हर व्यक्ति जो अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं उनमें कुबड़पन दिखने लगती है। इसीलिए वहां पर ऐसे आदमी, बहुत सारे समूह, ऐसे गांव के निवासी, वो क्या है, सभी कुबड़पन नजर आता है। तो इसीलिए उस क्षेत्र को ही कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल कौन से जिले में पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है? नागौर में पाया जाता है। फ्लोराइड युक्त जल को पीने से कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके लक्षण क्या है? हड्डियों में बांकपन होना, टेढ़ापन होना, दांत पीले पड़ना, ये इसके लक्षण है। यदि इसके उपाय की बात करें तो इस रोग का उपाय क्या है? इस रोग का उपाय है फिटकरी का उपयोग करना, यानी कि इसमें फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का उपयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है, और उसमें फ्लोराइड के गुणक जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण यहाँ के जल में फ्लोराइड पाया जाता है। इसी कारण नागौर को पेयजल की पूर्ति कौन करवाता है? जापान के द्वारा पेयजल की पूर्ति करवाई जाती है। जापान के द्वारा पेयजल की पूर्ति की जाती है। जापान के द्वारा पेयजल की पूर्ति की जाती है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहां से सीधा सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में कुबड़ पट्टी पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र? अजमेर में, अजमेर को स्पर्श करते हुए नागौर में। तो कभी कभी दो जिले पूछेंगे तो अजमेर और नागौर दोनों आ जाते हैं, ध्यान रखना। अजमेर को स्पर्श करता हुआ नागौर, स्पर्श करते हुए, अजमेर को स्पर्श करते हुए नागौर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी पाई जाती है। यह ध्यान रखना है कि अजमेर को स्पर्श करते हुए नागौर में क्या पाई जाती है? कुबड़ पट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और कुबड़ पट्टी पाने का कारण भी क्या है? ये फ्लोराइड युक्त जल। ये हो गए नागौर की उच्च भूमि वाले पोर्शन से आने वाले क्वेश्चन। अब आपका अंतिम बिंदु रह गया है लूनी बेसिन। देखो मित्रों, इस साल को अगर आपको अपना बनाना है, इस साल में यदि सफल होना है, तो आप लोग अब तो कमर कस लो। अभी 2-3 पेपर हो गए हैं। देखो 3 तारीख को एनएचएम का पेपर हो गया, 4 तारीख को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हो गया, और अभी 11 तारीख को अकाउंटेंट का पेपर हो गया। आप इनके पेपरों को उठाकर देखो, अधीनस्थ बोर्ड ने इस बार पैटर्न ही चेंज कर दिया है। इतना बेकार सा पैटर्न दिया है कि मतलब बच्चों की क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व आउट ही नहीं हो रहे हैं। बीच में हिंदी का एक क्वेश्चन, फिर जीके का एक क्वेश्चन, फिर मैथ का एक क्वेश्चन, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन। मतलब यदि हम चाहेंगे या फिर हम पेपर देने जाएंगे, हमने मानसिकता बना ली कि यार पहले अपने को हिंदी के क्वेश्चन करने हैं या पहले जीके के क्वेश्चन करने हैं, तो वो सिस्टम नहीं रहा। अपने को जीके के क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, हिंदी के क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, और फिर मजबूरी बस अपने को उस सीक्वेंस में पेपर करना पड़ेगा। और उसके बाद में चलो ये तो नंबरिंग सिस्टम चेंज कर दी, लेकिन ऑप्शन सिस्टम 5 ऑप्शन देने लगे हैं कि मतलब यदि 100 क्वेश्चनों का पेपर हुआ है तो 100 के 100 आपको मार्कशीट में भरना जरूरी है, चाहे 5वां ऑप्शन ही भरो आप। ई ऑप्शन आता है, वो भी भरना अनिवार्य कर दिया है। और 4 ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन दे दिया एक, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन देने के बाद में 5वां ऑप्शन और दे दिया ई वाला,
ठीक, इसके बाद में फिर 4 ऑप्शन और देता है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा पांचवा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है। मतलब पहले क्वेश्चन को पढ़ो, 4 ऑप्शन को पढ़ो, उसके बाद नीचे वाले 4 ऑप्शन को और पढ़ो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने ये सोच रखा है कि इस साल मेरे को पढ़ना है, सफल होना है, तो सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा कहना भी यही है कि मेहनत तो करो, अब तो मेहनत करने लग जाओ। आप इन पेपरों को देखकर, सिलेबस को देखकर अपने को डरना नहीं है। सिलेबस कितना ही लेंथी हो, कुछ भी हो, यदि हम अनवरत प्रयास करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, तो सिलेबस एक दिन कवर हो ही जाता है। वो चिंता अपने को नहीं करनी है। अपने को अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाकर पढ़ने बैठना है कि रोज 3-4 घंटे 5 घंटे अपने को पढ़ना है, मेहनत करनी है, एक जुनून के साथ मेहनत करनी है। देखो मित्रों, आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती है। मेरा तो मानना ये है कि मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती है, और मुसीबत तो सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। और आपको पता है, लगातार मेहनत करते रहने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो अपने को किसी चीज से डरना नहीं है, न सिलेबस को देखकर डरना है, न किताबों की मोटाई को देखकर डरना है, न एग्जाम के पैटर्न को देखकर डरना है। मेहनत करना है बस, क्योंकि मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। ऐसा पैटर्न आएगा तो लोग कोई भी स्टूडेंट नौकरी नहीं लगेगा, सब लगेंगे। एक दिन सफलता मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए समय निकलता जा रहा है और अब आप तैयारी पे लग जाओ। अभी भी समय है अपने पास में, और वैकेंसी अभी आ रही है, रनिंग में है। मैंने बार बार कहता हूँ कि वैकेंसी आ रही है। अब आप देख लो, हर रोज किसी ना किसी का नोटिफिकेशन आ ही जाता है। अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, 1-2 दिनों में आरपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर देगी, और विज्ञप्ति के साथ में परीक्षा डेट आ रही है। अभी कुछ दिन पहले पशु परीक्षा की विज्ञप्ति आई थी, फॉर्म भरा दिया, अभी भी फॉर्म चल ही रहे हैं, और अब देखो आप उसकी डेट भी दे दिया, सितंबर में उसकी एग्जाम डेट दे दी है। अच्छी तरह से आप देख सकते हो, 2-3 दिन पेपर चलेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फॉर्म के साथ साथ ही, विज्ञप्ति के साथ साथ ही एग्जाम डेट भी वो डाल रहे हैं, आपको अग्र सूचित कर रहे हैं कि पढ़ लो भैया, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है अपना। ठीक है, और सपोर्ट करो कुछ, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि राजस्थान की किसी भी भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। एक इंपॉर्टेंट भागीदारी, महत्वपूर्ण भागीदारी होती है ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी की सारी वीडियो, सारी क्लासें हम कंटिन्यू इसमें डाल ही देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सही। तो सब्सक्राइब से आपका कोई चार्ज नहीं कट रहा है, लाइक से आपका कोई चार्ज नहीं कट रहा है, लेकिन हमें मनोबल मिलता है। इसलिए याद करके सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, तो देखो आखिरी है आपका लूनी बेसिन, और लूनी बेसिन के बारे में भी अब वहां से क्या क्वेश्चन आता है वो देख लो। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया है। उन 4 भागों के क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि इन 4 भागों में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उनमें से 3 भाग अपन ने देख लिए हैं, अब चौथा जो भाग है वो बचा हुआ है आपका लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, देखो लूनी बेसिन से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि लूनी के बेसिन को क्या कहा जाता है। लूनी के बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश। लूनी के बेसिन को क्या कहा जाता है, तो लूनी के बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में ऐसे कितने स्थान हैं जो नदियों के तल पर स्थित है या पेंदे से निकले हुए स्थान माने जाते हैं। तो पूरे ही राजस्थान में केवल 2 ऐसे क्षेत्र विशेष है, 2 ऐसे स्थान हैं जो नदियों के तल से या पेंदे से निकले हुए माने जाते हैं। और सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा स्थान नदी के तल या पेंदे से निकला हुआ माना जाता है। तो देखो कौन कौन से 2 स्थान हैं जो नदियों के तल से और पेंदे से निकले हुए स्थान माने जाते हैं। एक तो है हनुमानगढ़ जंक्शन और एक है बालोतरा। हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के तल पर स्थित है, और बालोतरा ये लूनी नदी के पेंदे पर या तल पे निकला स्थान माना जाता है। ठीक है, तो 2 आपको ध्यान रखना है। राज्य के
दो स्थान जो नदियों के तल पर स्थित है, नदियों के तल पर स्थित है या तल से निकले माने जाते हैं, तल से निकले हुए माने जाते हैं। तल से निकले हुए माने जाते हैं, निकले हुए माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हनुमानगढ़ जंक्शन, नंबर 1 है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, और ये कौन सी नदी के तल से निकला हुआ है? घग्गर नदी के। और नंबर 2 है आपका बालोतरा, बालोतरा जिसे वर्तमान में जिला बना दिया गया है बाड़मेर से अलग करके। तो हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा दोनों ही नदियों के तल से निकले हुए हैं। ये कौन सी नदी के? लूनी नदी के तल से, लूनी के तल से, और ये है घग्गर नदी के तल से, घग्गर नदी के तल से। और देखो इसी को लेकर वो क्वेश्चन आता है आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि अजमेर में बहुत अधिक बरसात होती है तो राजस्थान में बाढ़ कहां पर आएगी? अजमेर में बहुत अधिक बरसात होती है तो राजस्थान में बाढ़ कहां पर आएगी? बालोतरा में आएगी। उसका कारण क्या है कि यह लूनी नदी के तल पर स्थित है। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर से ही होता है। ठीक है, तो जब अजमेर में बहुत अधिक बरसात आएगी तो लूनी नदी का वेग बहुत तीव्र हो जाएगा और सीधा पानी कहां आ जाएगा? बालोतरा में। इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। ये है अर्धशुष्क मरुस्थल के जो 4 भाग है वहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को मैंने शामिल कर लिया है। और ये जो पार्ट चल रहा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें हमने पहले टॉपिक की विशेषता चल रही है रेगिस्तान की विशेषताएं, और 3-4 क्लासें उसकी डल चुकी है। काफी तरीके से अपन ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। अब ये अंतिम दौर की ओर चल रहा है, अंतिम पॉइंट की ओर चल रहा है। तो देखो इसकी आखिरी बातें 2-4 प्रश्न और आपको याद रखना है। वो 2-4 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो वो देखो, राजस्थान में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलती है? तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है गंगानगर। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में लगभग कितने दिन आंधियां चलती है? 27 दिन आंधियां चलती है। तो ये भी ध्यान में रखना है, 27 दिन। इसलिए सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर है, और ये बात बहुत सारे बच्चों को पता भी है। तो अपने को एक्स्ट्रा चीज क्या याद रखें? यहां से आप दूसरा सर्वाधिक आंधी वाला जिला याद रखो कि दूसरा सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है। तो दूसरा सर्वाधिक आंधी वाला जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला ये कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में लगभग 24 दिन आंधियां चलती है। फिर सर्वाधिक आंधी वाला जिला हो गया, दूसरा सर्वाधिक आंधी वाला जिला हो गया। तो न्यूनतम आंधी वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम आंधियों वाला जिला, न्यूनतम आंधियों वाला जिला राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम आंधियां चलती है? न्यूनतम आंधियों वाला जिला है झालावाड़। झालावाड़, और झालावाड़ में केवल कितने दिन चलती है? 3 दिन आंधियां चलती है। ठीक है, सबसे कम आंधी वाला जिला है झालावाड़। कितने दिन? मात्र 3 दिन आंधियां चलती है झालावाड़ में। ठीक, अगर न्यूनतम आंधियों वाला जिला झालावाड़ है तो फिर दूसरा न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा होगा? तो दूसरा न्यूनतम आंधी वाला जिला होगा कोटा। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा न्यूनतम आंधियों वाला जिला, न्यूनतम आंधियों वाला जिला
दूसरा न्यूनतम आंधी वाला जिला हो जाएगा कोटा। और कोटा में कितने दिन? 5 दिन। कोटा में 5 दिन आंधियां चलती है। सर्वाधिक आंधी वाला जिला श्रीगंगानगर, कितने दिन? 27 दिन। दूसरा सर्वाधिक आंधी वाला जिला हनुमानगढ़, कितने दिन? 24 दिन। सबसे कम आंधी वाला जिला झालावाड़, 3 दिन। दूसरा न्यूनतम आंधी वाला जिला कोटा, कितने दिन? 5 दिन। फिर सर्वाधिक ठंडा जिला, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला चूरू, कौन सा है? चूरू। तो सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला भी चूरू ही है। सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू, सबसे गर्म जिला चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक मतलब वर्ष भर सबसे ज्यादा तापमान में अंतर कहां पर आता है, वो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू ही है। कौन सा है? चूरू। फिर न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, तापांतर वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला है आपका डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। फिर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है। मतलब रोज के रोज तापमान में अंतर आने वाला, सबसे ज्यादा तापमान में अंतर कहाँ आता है? कौन से जिले में आता है? तो जैसलमेर में। और रोज के रोज तापमान में बहुत कम अंतर कहाँ आता है? तो बांसवाड़ा में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला हो गया जैसलमेर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला हो गया बांसवाड़ा। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला ये कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। इनके अलावा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में एक जहरीला सांप पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाने वाला जहरीला सांप उसे पीवड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीवड़ा। पीवड़ा रेगिस्तान का जहरीला सांप, रेगिस्तान में पाया जाने वाला जहरीला सर्प या सांप, जहरीला सांप क्या कहलाता है? पीवड़ा कहलाता है। रेगिस्तान में जो जहरीला सांप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पीवड़ा कहा जाता है। ये रेगिस्तान से बनने वाले सारे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन को ध्यान रखना, रेगिस्तान में जो लवणीय झीलें पाई जाती हैं, लवणीय झीलें, उन्हें क्या कहते हैं? रेगिस्तान में लवणीय झीलें पाई जाती है उसे ढांड कहा जाता है। डांड। रेगिस्तान में पाई जाने वाली लवणीय झीलों को क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। अब लगभग यूं मानो कि 90% 99% क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। रेगिस्तान अभी तक देखो, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, उसमें से पहला भाग था पश्चिमी रेगिस्तान और अब तक इतनी सारी क्लासों में अपन ने केवल रेगिस्तान को ही पढ़ा है, खूब खोल कर पढ़ा है। एक बात और देखो बताना चाहता हूं मित्रों, मैं आपको, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो में या किसी क्लास में जब यूट्यूब खोलते हैं, पढ़ने की सोचते हैं, तो डायरेक्ट चैनल खोलने के बाद में या फिर क्लासें देखने के बाद में या थंबनेल देखने के बाद में वो देखते हैं कि यार कितने सब्सक्राइब हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों ने इन्हें देखा हुआ है। वो चीज़ देखकर क्लासें को खोलते हैं, ओपन करते हैं।
जरूरी है या जरूरी नहीं है कि चाहे कितनी बड़ी कोचिंग की वो डली हुई है क्लासें हैं, उसमें चाहे कुछ मैटर हो या नहीं हो, लेकिन उन्हें देखकर ही हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि यार ये अच्छी क्लास डल रही होगी। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, सब्सक्राइब होंगे, हो सकता है कि अच्छी क्लासें हो। लेकिन हम जैसे जो बिगिनर्स रहते हैं, नया चैनल स्टार्ट करने वाले रहते हैं, अब जैसे कोई भी बंदा हो नया-नया चैनल स्टार्ट करता है तो शुरू में इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोगों का कंटेंट गलत होगा या कम होगा या किसी से कम होगा। आप लोगों के लिए अनुपयोगी होगा। ये आकलन करने की गलत विधि है। आपको पता है कभी-कभी जो काम बादाम नहीं कर सकता, वो काम मूँगफली भी कर देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि महँगी क्लास हो या बड़ी-बड़ी कोचिंगों की क्लासें देखने से ही कुछ मिलेगा। हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखकर इन चीज़ों का आकलन किया करो। आगे का टॉपिक या इससे आगे की जो बातें हैं, वो अगली क्लास में करेंगे मित्रों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद।